सिस्टम में एक छोटा सा ये अंग है डायफ्राम, जिसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही शरीर के लिए उपयोगी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या करें, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। यदि अभी तक वायरल मेडिकल स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बेल आइकन को दबाइए, यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, वायरल मेडिकल स्टडी लिखिए, डॉक्टर आर के तिवारी, और वहाँ पे जो है आप सभी चीज़ पढ़ सकते हैं। चाहे वो आप जो है नीट एक्सपीरियंस हो, आप डॉक्टर हैं, आयुष है, आयुष के डॉक्टर हैं, एलोपैथ, आपका डी फार्मा, बी फार्मा, पैरा मेडिकल नर्सिंग यानी फार्मेसी सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग जो है सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, डायफ्राम कहता है डायफ्राम ही श्वास लेने में 80% मदद करता है। डायफ्राम देखो एक ऐसा चीज़ है कि श्वास लेने के लिए यह जिम्मेवार होता है। यदि हमारे आपके शरीर में डायफ्राम काम करना बंद कर देता है तो इंसान की मौत हो जाती है। यूँ समझे, अगर सिंपल भाषा में समझे तो कोई अगर व्यक्ति गिर जाता है तो देखते हैं, गिरता है तो लोग क्या कहता है, गिर जाता है तो तुरंत डायफ्राम चूँकि टूट जाता है, टूटने के कारण उनकी क्या हो जाती है, सांस नहीं ले पाता आदमी, और सांस नहीं ले पाता तो डेथ हो जाती है। लेकिन लोग क्या कहता है, ओ हो भगवान इसको उठा लिए, कहीं रेफ नहीं है। अरे भाई साहब, रेफ नहीं है, उसका डायफ्राम टूट चुका है, जिससे कारण जो है व्यक्ति डेथ कर गया। चलिए इसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझें। डायफ्राम श्वास लेने में 80% मदद करता है और श्वास लेने में यह जिम्मेवार होता है। 80% जो रोल होता है वह फेफड़ा का होता है, ठीक है। किसका होता है, चलिए फटाफट से बताइए किसका होता है, फेफड़ा का होता है, ठीक है। अब कहता है डायफ्राम, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाता है और फेफड़ा नीचे आ जाता है, जिसके कारण हवा सर्व कर लेता है, और जब ऊपर जाता है तो श्वास बाहर धकेल देता है, ठीक है। जैसे यूँ समझे कि जैसे हम लोग श्वास लिए, ऊपर की तरफ श्वास लिए यानी कि श्वास खींचे तो क्या होता है, पेट सिकुड़ जाता है, और जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं ना तो पेट जो है फैल जाता है, यानी कि गुब्बारे की तरफ फैल जाता है। अब कभी कोई सोया होगा ना, तो आप यदि आप ही सो रहे हैं, अगर एक्सपेरिमेंट करना है देखिएगा, जब ऐसे श्वास लेते हैं तो पेट सिकुड़ेगा, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट जो है फैल जाएगा। तो देखिएगा ना, पेट ऊपर नीचे कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये होते हैं डायफ्राम के कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग बात कर लेते हैं। यह कहता है कि जब ऊपर जाता है तो श्वास बाहर धकेल लेता है, और यही बात मैं करना चाह रहा था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है क्या है, जब एक्सीडेंट होता है तो डायफ्राम टूट जाता है और आदमी सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि ऊपर ना जा पाएगा और ना नीचे आ पाएगा। जब डायफ्राम टूट ही जाएगा तो क्या आप बताइए, सांस ऊपर जा पाएगा, नीचे आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। और गांव में जो लोग होते हैं, गांव में उसको बोलते हैं डायफ्राम को, क्या बोलते हैं, पजरी। गांव के लोग जो होते हैं डायफ्राम को पजरी बोलते हैं। और यह जो डायफ्राम होता है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि कोई पूछ दे भाई डायफ्राम किस चीज़ का बना होता है। ध्यान रखिएगा, डायफ्राम जो है संयोजिक ऊतक का बना होता है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, महिला होती है ना, उसमें डायफ्राम काम नहीं करता है। अब आपके जेहन में यह सवाल होगा कि सर जी, आपने बताया कि प्रेग्नेंट महिला में तो डायफ्राम काम ही नहीं करता, तो जब काम नहीं करता तो क्या दो दो जान होती है, एक तो माँ होती है, उनके पेट में जो एम्ब्रॉय होते हैं, फिर उनको श्वास कैसे मिलता है, उनको भोजन कैसे मिलता है, ये सब चीज़ें कैसे मिलता है, ठीक है। तो कैसे मिलता है, तो यहाँ पे ये जानिएगा कि जो उसमें ना डायफ्राम ना करके काम कर करके जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उसमें क्या काम करता है, पसली काम करता है, ठीक है। पसली के द्वारा जो है वह जो है सांस लेने का काम होता है। यूँ समझिए कि प्रेग्नेंट महिला का जो बच्चा होता है कहाँ होता है, यूट्रस में होता है ना। तो यूट्रस तो दबा हुआ है, तो वहाँ पे तो बेबी है, इसलिए वहाँ क्या होता है कि डायफ्राम काम नहीं करके पसली काम करता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बार बार बोला जाता है ना कि जो भी प्रेग्नेंट चाहे वो जानवर हो, जीव हो, इंसान हो, उसमें क्या होता है ना, उसके प्रति जो है
ज़्यादा जो है ये नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसको ज़्यादा जो है सताना नहीं चाहिए। अब यूँ समझिए कि जो मच्छर इंसान को काटता है, तो मच्छर काटता है तो क्या होता है बताइए? कभी भी मच्छर खून पीता है तो जो भी खून पीता है वो जेंट्स मच्छर नहीं होता, वो मादा मच्छर होती है, ठीक है। मादा मच्छर खून पीता है, क्यों? क्योंकि वह क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। और इंसान क्या करता है बताइए? कछुआ, मोटिन, मैक्सू ये जला देता है ना, और जला करके जो है भगा देता है। तो एक तरह से इंसानियत आप लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर लाइक अगर अच्छा लगे तो डियर लाइक करो। बहुत मेहनत से यार आपके लिए, आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा जो है क्या कीजिए कि आप लोग जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मेरा मनोबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। अब समझिए डायफ्राम या फेफड़ा से रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप सांस की प्रक्रिया जैसे बताया ना कैसे आदान प्रदान होता है, तो चलिए उसको जानिए। कहता है ये लंग्स इज पार्ट ऑफ पास ऑफ स्पॉन्गली एयर फील्ड कोन शेप ऑर्गेन विच इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, है ना। और ये क्या होता है, फेफड़े में, फेफड़े जोड़े में पाए जाते हैं। टू मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। पेयर मतलब होता है जोड़ा। ये देखिए यहाँ पे हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। ये देखिए पेयर की बात हो रही है, ये देखिए पेयर की बात हो रही है। तो फेफड़े जोड़े में होते हैं, दो जोड़ा यानी कि एक जोड़ा फेफड़ा होता है, और यह हवा इसमें भरे होते हैं और आकृति होते हैं जो कि लोब्स में विभाजित रहते हैं, ठीक है। इसमें विभाजित होते हैं लोब्स में। अब इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको समझिए। कहता है लंग्स आर कर्व बाय डबल प्यूरल ईयर, और फेफड़े के दोनों प्यूरल नामक जो है परत होती है, फेफड़ा प्यूरल नामक परत से ढका हुआ होता है। उसके जो लेयर होते हैं वह जो है प्यूरल नामक परत से ढका हुआ होता है। कहता है इसमें और चीज़ें समझना है। कहता है बिटवीन बोथ लेयर प्रेजेंट इन प्यूरल फ्लूइड, और उस लेयर में पता है क्या पाया जाता है? प्यूरल फ्लूइड पाया जाता है। और फ्लूइड आप जानते हैं कि तरल होता है। फ्लूइड क्या होता है? तरल होता है, ध्यान रखिएगा। और कहता है राइट लंग्स हाई 3 लोब्स, और देखो दो लंग्स होते हैं ना, राइट और लेफ्ट, देखते हैं ना, दो लंग्स होते हैं राइट और लेफ्ट। तो जो दाहिना वाला जो लोब्स होता है डियर, उसमें 3 लोब्स होते हैं, और जो बाएं वाले होते हैं उल्टे वाले, उसमें 2 लोब्स होते हैं। यानी कुल मिला करके अगर बात करें लंग्स में लोब्स, तो दोनों साइड मिलाकर के 5 लोब्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बाएं की अपेक्षा दाहिना में 1 लोब्स ज़्यादा होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट से, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हाँ ठीक है। चलिए अब इसके कुछ मैकेनिज्म हैं, रिस्पिरेशन के कुछ मैकेनिज्म हैं, मैकेनिज्म को समझिए। यह क्या कहता है, लंग्स मैकेनिज्म इंक्लूडिंग 2 स्टेप, इसके 2 स्टेप होते हैं, यानी चरण की बात हो रही है। एक होता है ब्रीथिंग मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग बोले सांस लेते हैं, और एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या होता है ना, गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। एक तो हम लोग ऑक्सीजन वातावरण से ले लिए, और दूसरा जो शरीर का जो वेस्टेज गैस है, जो गैस है उसका आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चूँकि आप लोगों का कमेंट रहता है कि सर फटाक से भगा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं, ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है समझिएगा, इसके जो ब्रीथिंग सिनेरियो है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, उसके बारे में समझिए। कहता है इन प्रोसेस, देखिए कहता है इन दिस प्रोसेस एयर इंटर एंड आउट फ्रॉम द लंग्स नोन एज ब्रीथिंग, यानी कि हवा का फेफड़े में आना और बाहर चले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। देखो हवा को फेफड़े में आना, हवा को हम लोग वातावरण से क्या करते हैं, देखो खींच लिए तो क्या हुआ, एटमोस्फेयर से, वायुमंडल से, वातावरण से हम लोग क्या इन्वायरमेंट से हवा को लंग्स में भरे, और यह बाहर जाने की प्रक्रिया जो है ना, बाहर से
हवा बाहर से फेफड़े में आना और फेफड़े से जब हम लोग हवा मतलब बाहर छोड़ते हैं, वही प्रोसेस जो है ब्रीथिंग कहलाती है। दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ओके, चलिए अब इसके कुछ प्रोसेस हैं कंप्लीटिंग 2 स्टेप। जैसे कि मैंने बताया 2 प्रकार के इसमें जो है स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 2 प्रकार के। पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं, पहले स्टेप को बोलते हैं इंस्पायरेशन और दूसरे को बोलते हैं एक्सपायरेशन। लिया वो क्या हुआ? इंस्पायरेशन, और जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं एक्सपायरेशन। ओके, चलिए अब फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए तो, और देखो ये प्लेलिस्ट में अभी अगर आप नए जुड़े हैं तो हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, बट जब आप पेपर पेन से इसका नोट्स बनाइएगा, आप इसको देखिएगा और सभी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में वहाँ पे सेव है। आप यूट्यूब में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो में जाइए, बहुत सारा जो है कंटेंट एनाटॉमी फिजियोलॉजी साथ साथ पढ़ाए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाए हैं, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसमें पढ़ना हम लोग को इंस्पायरेशन। क्या पढ़ना है? इंस्पायरेशन। अब समझिएगा, ये कहता है इंस्पायरेशन, समझिए इंस्पायरेशन, समझिए इंस्पायरेशन। चलिए अब ये क्या कहता है? कहता है इन दिस प्रोसेस इंटर एटमॉस्फेयर एयर इनटू द लंग्स बाय माउथ और नोज। देखो हम लोग जो सांस लेते हैं भाई वो दो ही तरह से तो लेते हैं। एक जो होता है इंस्पिरेशन का जो पार्ट्स होता है, एक होता है नोज, जो प्राइमरी हम लोग का पहला जो है, हम लोग का पहला जो है श्वास लेने का ये तरीका है कि हम लोग नोज से लेते हैं। ठीक है, नोज से लेते हैं। और दूसरा जब ज़्यादा ये होता है, सांस की आवश्यकता होती है, तो हम लोग मुंह से भी, जैसे आप दौड़ के आओ, यूँ देखो, आप रनिंग करो, देखो नाक से तो ले रहे हो, लेकिन जब ज़्यादा आपका रिदम बढ़ेगा तो पता है क्या है, आप मुंह भी खोल देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑक्सीजन पूरा हो। तो 2 हो गया, एक नोज हो गया और सेकेंडरी हो गया माउथ हो गया। ये 2 तरीके से हम लोग वातावरण से हवा लेते हैं। चलो इसको हिंदी में समझते हैं। कहता है इस प्रक्रिया में वातावरण की हवा नाक और मुंह के द्वारा फेफड़ों तक आती है। नाक और मुंह से ही तो हम लोग हवा लेते हैं। अब भाई कोई कह दे कि सर हम कानों से लेते हैं, अरे यार ऐसा नहीं है मेरे भाई, 2 तरह से ही हवा लेते हैं, नाक और मुंह। ठीक है, और ये सब क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन कहलाता है। यानी लेने की प्रक्रिया मैंने बताया इंस्पायरेशन और छोड़ने की प्रक्रिया एक्सपायरेशन। ठीक है, कहता है दिस प्रोसेस आल्टो कॉल्ड इनहेलेशन, और इसी को तो हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट से लीजिए। और दोस्त यार आप लोग दबा के शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, है ना? हाँ, फटाफट से दबा के शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या कहता है समझिएगा। अब देखिए इंस्पायरेशन तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ना है एक्सपायरेशन। कहता है इसमें समझिए, एक्सपायरेशन में कहता है इसमें इन दिस प्रोसेस लंग्स एयर पास आउट द एटमॉस्फेयर, और कहता है इस प्रक्रिया में फेफड़े की हवा बाहर वातावरण में निकलती है, और इसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड इनहेलेशन। और देखिए निकलने की प्रक्रिया है ना, निकलने की प्रक्रिया क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसमें क्या समझना है? अब कहता है एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि गैस का आदान प्रदान। अब ऐसा तो नहीं ना है कि आप ऑक्सीजन ले लिया, लेकर के रख लेंगे, जुगा लेंगे अचार की तरह। अचार लोग बनाता है, देखते हैं क्या करता है, बना देता है, 1 साल के 5-5 साल ले खाता है। वो उसे होगा तो गोभी के सुखड़ी लगा देगा। अब भादोबाड़ी आया ना, दबा दबा के उसीन के बना के खाएगा। भाई ऐसा नहीं है, ये जो गैस होते हैं ना, आप ले रहे हैं तो इसका एक्सचेंज जरूरी है, जब भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम करेगा, है ना? तो अब इसमें क्या समझना है, ये क्या कहता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स इन एलओई ऑफ लंग्स, और जब फेफड़े की प्रक्रिया में एलओई के अंदर जाती है, या फेफड़े की प्रक्रिया में एलओई से अंदर जाती है, जब भी कोई भी गैस जब एक्सचेंज हो रहा है तो एलओई के अंदर से ही जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक्सचेंज ऑफ गैस कंप्लीटेड इन 3 स्टेप,
और जो गैस का बाबू हम लोग एक्सचेंज करते हैं ना डियर, ये 3 चरण में पूरा होता है। कितने चरण में पूरा होता है? 3 चरण में। चलिए पहला चरण को जानिए भाई। पहला चरण क्या है? ये कहता है ट्रांसपोर्ट, वन सेक, पहला जो चरण है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन। देखो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कहाँ जाता है भाई? लंग्स के से होते हुए यह जाता है ब्लड में, और ब्लड में क्या होता है डियर? आरबीसी, है ना। और उसमें क्या होता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन। क्या होता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पे बैठ के क्या करता है? पूरे सेल पे, पूरे बॉडी में क्या करता है? सवारी करता है ना। पूरे बॉडी में क्या करता है? सवारी करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑक्सीजन परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन। अब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, और तीसरा जो स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चरण को हम लोग पारी पारी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तब तक फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि अभी तक आप वायरल मेडिकल स्टडी को ज्वाइन नहीं किए हैं तो यूट्यूब के सर्च बार में जाइए और वायरल मेडिकल स्टडी को आप ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब के सर्च बार में जा करके और वहाँ पे लिखिए VIRAL स्पेस STUDY स्पेस वायरल VIRAL स्पेस MEDICAL मेडिकल स्पेस STUDY स्टडी। इसको ना आप क्या कीजिए कि फटाफट से आप जो है सर्च कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। हाँ, फटाफट से चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो कहता है फर्स्टली इन एल्वेओली ऑक्सीजन ट्रांसफर टू ब्लड इन डिफ्यूजन प्रोसेस। और क्या होता है? सर्वप्रथम एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन और डिफ्यूजन, ये समझिएगा, ऑक्सीजन और डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा रक्त में चली जाती है। यानी कि ऑक्सीजन जब ही रक्त में जाएगी तो कौन सी प्रक्रिया होगी? डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या होगी? डिफ्यूजन प्रोसेस। कहता है इन दिस ऑक्सीजन ट्रांसफर टू डिफरेंट टिश्यू बाय हीमोग्लोबिन। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि क्या होता है कि रक्त में आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। और हेमोग्लोबिन क्या करता है कि हेमोग्लोबिन, ये जो ऑक्सीजन होता है, हेमोग्लोबिन पे बैठ के पूरे शरीर में परिवहन करता है। यानी कि भिन्न भिन्न जो ऊतक होते हैं, डिफरेंट टाइप के, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उनमें चली जाती है। यानी कि क्या होता है? ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन पे बैठ के भिन्न भिन्न टिश्यू में जाता है, यानी कि परिवहन का कार्य करता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए डियर। हाँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है? अब कहता है सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि नाउ ऑक्सीजन रिसीव बाय, उसके बाद क्या होता है? नाउ ऑक्सीजन रिसीव बाय सेल एंड अकर्स सेलुलर रिस्पायरेशन। जब यहाँ समझिएगा, जब ऑक्सीजन कोशिका के द्वारा अंदर लिया जाता है तब यह सेलुलर एक्सपायरेशन कहलाती है, प्रक्रिया होती है। नाउ इन सेल आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड कन्वर्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा है। अब यह क्या कहता है समझिएगा, यह सेलुलर रेस्पिरेशन प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन को ग्लूकोज में तोड़ती है। जो ऑक्सीजन होता है, देखो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग ऑक्सीजन लिए तो जब तक ऑक्सीजन ग्लूकोज में, खाली ऑक्सीजन ले तो एनर्जी मिल गया? नहीं डियर, खाली ऑक्सीजन ले लेंगे, खाली आग जला देंगे तो भोजन थोड़ी ना बन जाएगा। और भोजन बन जाएगा पेट में नहीं लेंगे तो आपको ऐसा थोड़ी ना है कि एनर्जी मिल जाएगा। जब तक भोजन का एसिमिलेशन नहीं होगा, स्वांगीकरण नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार ये सेलुलर ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन ग्लूकोज में नहीं टूटेगा तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, और ग्लूकोज में टूटेगा
और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। ग्लूकोज में टूटेगा तब किस में बदलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी तक वायरल मेडिकल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया डियर, प्लीज 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 सर, अरे मिलियन में तो कम से कम होना ही चाहिए सब्सक्राइबर डियर। आप लोग हिंदुस्तान के शेर हैं, है ना। फटाफट से लाइक कीजिए, हाँ, और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। नहीं समझ में आता है हमारी टीम, आप जब ये कमेंट कीजिएगा तो आपको जो है रिप्लाई मिलेगा। और जो जो वीडियो देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आप जो है अपना नाम कौन कहाँ से देख रहे हैं बताइए, अगले वीडियो में मैं आपका नाम भी लूँगा, ठीक है। फटाफट से आप लोग ये कीजिए। अब कहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन के बारे में समझना है, तो ये क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर टू हॉट बाई वेनस। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वीनस के द्वारा, है ना, वीनस के द्वारा हृदय तक भेजी जाती है, ठीक है। और कहता है हार्ट सेंड टू कार्बन डाइऑक्साइड, हार्ट सेंड टू कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। और हृदय के द्वारा CO2 फेफड़े में भेजा जाता है। ध्यान रखिएगा, CO2 आपका हार्ट भेजता है, कहाँ? फेफड़ा में, ठीक है। और क्या कहता है यहाँ समझिएगा, बाई लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम बॉडी। और फेफड़े के द्वारा जब CO2 बाहर निकाल दी जाती है, हार्ट भेजता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में, और वहाँ से फेफड़ा जो है CO2 को कहाँ निकालता है? बाहर, है ना। तो ये आदान प्रदान हुआ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार इसको रिकैप करा देते हैं कि आप लोगों को जो अभी जुड़े हैं एक बार आपको पता चल जाए, है ना। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। समझिए, आज हम लोग जो पढ़ रहे थे, है ना, रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग ने पढ़ा डायफ्राम के बारे में। इसमें क्या होता है? डायफ्राम ही श्वास लेने में मदद करता है। डायफ्राम हम लोग क्या करता है? श्वास लेने में मदद करता है, 80% मदद करता है। श्वास लेने में 80% जो रोल होता है यह फेफड़ा का होता है। किसका होता है डियर? फेफड़ा का होता है। 80% रोल फेफड़ा का होता है। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, और जब हवा को सर्व, इसी के द्वारा हवा को हम लोग सर्व कर लेते हैं। और जब हवा ऊपर जाता है तो श्वास बाहर धकेल दिया जाता है। और जब एक्सीडेंट होता है तो डायफ्राम टूट जाता है, और जब डायफ्राम टूट जाएगा तो ना तो हम लोग हवा ना ऊपर ले सकेंगे, ना मतलब ले सकेंगे, ना छोड़ सकेंगे। यही रीजन है कि जब डायफ्राम किसी व्यक्ति का टूट जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये देखो, ध्यान रखो, जब एक्सीडेंट होता है तो डायफ्राम टूट जाता है। और गांव में डायफ्राम को हम लोग पजरी बोलते हैं। और यह जो डायफ्राम होता है संयोजी ऊतक का बना होता है, और प्रेग्नेंट जो महिला होती है उसमें डायफ्राम काम नहीं करता है, उसमें श्वास लेने की प्रक्रिया में पसली काम करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। जब तक के लिए, यदि अब तक वायरल मेडिकल स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।